विद्यार्थियों के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। दोस्तों, इसी जोशीले अंदाज में मैं आप लोगों का प्रिंस कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम का जो है रिवीजन की सीरीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए कई सारी वीडियोस बना ली है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी का रिवीजन करा दिया है, आपका हिस्ट्री का रिवीजन करा दिया है। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पॉलिटी के 100 सबसे बेस्ट क्वेश्चंस के बारे में, और इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने भी इस वीडियो को देखें सब जो है इस वर्दी के सपने को सच करें दोस्तों, और वर्दी को पहने, और उस वर्दी के पहनने का जो सपना आप लोगों ने देखा हुआ है उसको सच करने के लिए मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं। तो मैंने आप लोगों के लिए जो है ये 100 सबसे बेस्ट पॉलिटी के सवाल्स की वीडियो बनाई है, जिसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं दोस्तों। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों की मैं मदद इसी तरह से करता रहूँ और इसी तरह से आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस जोश को जो आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सवाल जो है दोस्तों, ये सवाल बहुत बार रिपीट, हर एग्जाम के अंदर इस सवाल को पूछा जाता है दोस्तों। अगर पॉलिटी का कोई भी अगर सवाल पूछा जा रहा है तो ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए सवाल क्या है, आपको भारत के संविधान के कुछ विशेषताएं दे रखी हैं जिसको लक्षण बोलते हैं, और ये किस देश से हम लोगों ने इसको बोरो किया है, किस देश से हमने इस चीज़ को उठाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल अधिकार की, कि मूल अधिकार हम लोगों ने कौन से देश से लिया है दोस्तों। तो हमें पता है कि मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है आपका भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में रखा गया है। तो उसको हम लोगों ने कहाँ से अडोप्ट किया, हम लोगों ने इसको अडोप्ट किया है USA से, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ आपकी आती है दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम लोगों ने कौन से देश से लिया है। तो हम लोगों ने इसको दोस्तों लिया है यूनाइटेड किंगडम से, UK से लिया है। उसके बाद में आपका आता है दोस्तों, उसके बाद में है आपका कि भैया आपात उपबंध, इमरजेंसी का जो प्रोविजन हम लोगों ने कौन से देश से ले रखा है। तो इमरजेंसी का प्रोविजन हम लोगों ने जर्मनी से ले रखा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि भैया जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, भाग 4 के अंदर जो आपके DPSP रखे गए हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है। तो हम लोगों ने लिया है दोस्तों आयरलैंड से लिया है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो मैच करने के लिए आई हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका C, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। कई बार एग्जामिनर जो होता है उसी सवाल के ऑप्शंस वगैरह से भी सवाल बना देता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस एक्सप्लेनेशन वगैरह को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं पॉलिटी के, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, अब संविधान के सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, कैसे चुना गया था उनको, उसके बारे में सवाल पूछ रहा है। क्या जो संविधान सभा के सदस्य थे ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, या फिर ऑप्शन बी क्या बोलता है कि क्या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, कि स्वयं गवर्नर जनरल ने जो उनको नामांकित किया था, या सी क्या बोलता है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था अप्रत्यक्ष रूप से, या डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर है आपका C है, कि भाई विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, ठीक है। हर प्रांत की विधानसभा थी और वहां से लोग चुन करके उनको कहाँ बिठाया गया था, संविधान सभा के अंदर बिठाया गया, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भाई संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया था, असेंबलीज के द्वारा किया गया था, जहां प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, जिसको समानुपातिक प्रतिनिधि, आप लोग याद रखिएगा, भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो इसी प्रणाली द्वारा होता है। कौन सी प्रणाली द्वारा दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, ठीक है। ठीक है। हाँ, देखिए एक्सप्लेनेशन में से 1 नंबर का सवाल ये भी पूछ सकता है कि भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जो है प्रारूप समिति का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष। कब बनाया गया था, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। और इसमें कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन से कई सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने संविधान सभा को क्या बोला था, भाई हिंदुओं का निकाय, ठीक है, बॉडीज ऑफ हिंदूज बोला था। किसने कमेंट किया था, क्या भैया वो आपके लॉर्ड विस्काउंट ने बोला था ये बात, या विंस्टन चर्चिल ने बोला था ये बात, ऑस्टिन ने बोला था ये बात, या इनमें से किसी ने नहीं बोला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर जो है आपका वो A है। लॉर्ड विस्काउंट ने ये बात बोली थी कि जो भारतीय संविधान सभा है ना, वो क्या है, हिंदुओं का निकाय है, उस पर केवल हिंदुओं का डोमिनेंस है। अधिकतर जो सदस्य हैं वो कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदू हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका कि भाई लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए क्रिटिसाइज किया था कि संविधान सभा को क्या बोला था, हिंदुओं का निकाय,
क्योंकि इसमें हिंदुओं का क्या था, प्रभुत्व था, डोमिनेंस था। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। ये हम लोगों पे आरोप लगाते थे कि भाई हिंदू जो है हर जगह पे डोमिनेंस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। हमारे संविधान सभा के अंदर हर तबके, हर जाति, हर धर्म से प्रतिनिधि चुन कर आए थे, तभी तो इतना खूबसूरत संविधान बना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें प्रीवियस ईयर के सवाल भी हैं और ये सवाल जो है रिपीट हो सकते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल क्या बोलता है दोस्तों, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है। यानी कि जो भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 368 है, जो बोलता है कि भाई संविधान के अंदर अगर कोई कानून समय के अनुसार पुराना हो गया तो उसको हम बदल सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने कहाँ से ली है, कौन से देश से जो है ये अच्छी चीज़ को बोरो किया है। क्या हम लोगों ने अमेरिका से लिया है दोस्तों, क्या ब्रिटेन के संविधान से लिया है, या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, फ्रांस के संविधान से लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर है आपका सी, ये हम लोगों ने लिया साउथ अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भाई दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के साथ ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया को भी क्या किया, ग्रहण किया गया। ठीक है, याद रखिएगा संविधान सभा जो है संविधान का संशोधन कौन से अनुच्छेद 368 के अंदर। ठीक है, कई बार सवाल डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भाई भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था। भाई वो कौन सी प्रस्ताव था या फिर मिशन था जिसके आधार पर ये डिसाइड किया गया कि भाई भारत के अंदर संविधान सभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन है, क्रिप्स मिशन के द्वारा, या ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन के द्वारा, या ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है आपका बी, कैबिनेट मिशन। भारत के अंदर कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों, कब आया था, देखते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन जो था आपका वो आया था, उसके तहत जो है भारत के अंदर संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है, हाँ। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का क्या था, अध्यक्ष था। किसको जो है भाई संविधान सभा का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, क्या जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्या राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, सी। इसका आंसर है हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनको क्या बनाया गया था, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों, ये भी सवाल पूछ सकता है। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कई बार सवाल ये पूछा जाता है, इस बार के जो यूपीएससी का पेपर था प्रीलिम्स का, उसमें सवाल ये पूछा था कि भाई संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, ये अस्थायी थे। ठीक है, अस्थायी, नॉन परमानेंट थे। लेकिन बाद में जो है परमानेंट किसको बनाया गया भैया, परमानेंट मेंबर आपका बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, दोबारा मैचिंग का आ गया है, समितियों को मैच करना है। ठीक है, समितियों को जो है मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपके सामने, सबसे पहले आपकी प्रारूप समिति में आपने ऊपर ही बात किया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, हैं प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये देखना है। उसके बाद में मौलिक अधिकार एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो एक तो हम लोग को यहीं से पता चल गया दोस्तों। क्या पता चल गया दोस्तों, एक जो है हम लोग सारा देखते हैं, डी। इसका आंसर क्या है दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो भैया इसमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि हमें पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन में कहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी दिया ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, कोई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। इसका आंसर है डी। क्या है दोस्तों, इसका आंसर डी, कोई भी मैचिंग नहीं है इसके अंदर। तो आंसर क्या है देख लेते हैं एक बार, देखिए एक एक करके आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आता प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था। फिर उसके बाद में मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति किसको बनाया गया था, सरदार पटेल जी को बनाया गया था। फिर प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल जी को बनाया गया था। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, नेहरू जी को बनाया गया था। ठीक है, हाँ। और राजीव के लिए समिति के अध्यक्ष भी किसको बनाया गया था, नेहरू जी को बनाया गया था। ठीक है, संघ की कोई भी समिति होगी तो वो तमाम जो संघ की समिति थी वो उसके अंदर नेहरू जी थे, और जितनी भी राज्य की होगी वो सब कौन हो जाएंगी, आपके सरदार पटेल जी हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ये सवाल पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि इस बार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संसद के अंदर जो है बिल भी लेके आया गया था। ठीक है, तो ये सवाल घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि भाई भारतीय संविधान सभा जब थी तो उसके अंदर कितनी महिला रिप्रेजेंटेटिव थी। ठीक है, तो क्या आंसर है दोस्तों इसका, डी। कितनी महिला थी, 15 महिला थी। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं कौन कौन, एक बार नाम देख ले, क्या नाम देख लेते हैं भैया। अम्मू स्वामीनाथन थी,
दक्षयानी वेलाउद्दीन थी, बेगम एजाज रसूल थी, दुर्गाबाई देशमुख थी, हंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, लीला रॉय थी, उसके बाद में सरोजिनी नायडू जी थी, भारत की जिसको स्वर कोकिला बोला जाता है। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर जी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, पंडित नेहरू जी की सिस्टर हैं। ठीक है, तो ये तमाम महिलाएं थी। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था? जो संविधान सभा का किसने क्या किया था, बाइकआउट किया था। तो इसका आंसर क्या है? क्या कांग्रेस ने बाइकआउट किया था? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस तो गई थी दोस्तों। क्या मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था? हो सकता है। क्या कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने किया था? गलत है। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है आपका बी, मुस्लिम लीग ने बिल्कुल इसका क्या किया था, बाइकआउट किया था, क्योंकि उनको भैया दूसरा देश चाहिए था, है ना। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, कौन से देश से ग्रहण किया है? क्या आयरलैंड के संविधान से लिया है, क्या फ्रांस के संविधान से लिया है, क्या अमेरिका के संविधान से लिया है, या फिर ब्रिटेन के संविधान से? तो इसका आंसर है दोस्तों, हम लोगों ने इसको लिया ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, हाँ, क्योंकि अमेरिका तो भैया दोहरी नागरिकता की बात करता है, ड्यूअल सिटीजनशिप की बात करता है। ठीक है, एक तो अमेरिका के अंदर लोग अपने पूरे यूएसए की नागरिकता लेते हैं, फिर अपने स्टेट की नागरिकता लेते हैं। तो भैया एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, हाँ। अगला देखते हैं सवाल क्या है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया किसने कहा था कि भारत एक जो है अर्धसंघात्मक राज्य है? ठीक है, जो अर्धसंघात्मक है, क्वाज़ी फेडरल जिसको बोलते हैं, तो किसने बोला था भाई? तो ये बोला था आपके केसी वियर ने बोला था। ठीक है, कई बार ये भी सवाल पूछ देता है। तो भारत कैसा है दोस्तों? अर्धसंघात्मक है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? कि भाई भारत के जो संविधान का निर्माण करता थे, उनकी तमाम विचारधाराएं वगैरह किस में हमें पता चल जाती हैं? तो भैया किस में पता चल जाती हैं? ये आपकी पता चल जाएगी उद्देशिका के अंदर, क्योंकि किस तरह का संविधान बनाना चाहते थे वो सारा हमको उद्देशिका के अंदर ही पता चल जाता है ना। आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंदर हुआ था। याद रखिएगा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? बड़े फेमस है दोस्तों, वो कौन से जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो कौन से शब्द 3 जोड़े गए थे दोस्तों? क्या वो समाजवादी जोड़ा गया था, क्या पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, लोकतंत्रात्मक जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, या प्रभुता संपन्न जोड़ा गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है सी, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे। कौन कौन सा दोस्तों? आपका समाजवादी सोशलिज्म जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म जोड़ा गया था, और आपका अखंडता इंटीग्रिटी जोड़ा गया था। ये तो 3 शब्द जो थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के अंदर क्या किए गए थे? ऐड किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो प्रियम्बल है हमारा, संशोधन करके 3 नए शब्द समाजवादी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया था। ये सवाल भी बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार से, कि भी भारतीय संविधान के किस भाग में वो किन अनुच्छेदों में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है, नागरिकता की बात की गई, सिटीजनशिप की बात की गई है। ठीक है, वह क्या भाग 1 में बात की गई है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, क्या भाग 2 में बात की गई अनुच्छेद से 5 से लेकर 11 तक, क्या भाग 3 में बात की गई 12 से 35 तक, या भाग 4 में बात की गई अनुच्छेद 36 से 51 तक? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? तो देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं यहाँ पे। एलिमिनेशन वही लगा पाएगा जिसको थोड़ी सी ठीक ठाक नॉलेज होगी। तो देखिए डी भाग 4 ये तो बात करता है भैया अनुच्छेद 36 से 51 डीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तो होगा नहीं। सी भाग 3 में बात करता है भैया मौलिक अधिकार के बारे में, अनुच्छेद 12 से 35, ये तो होगा नहीं। भाग 1 बात करता है अनुच्छेद 1 से 4 भारतीय संघ के बारे में। तो बच क्या गया दोस्तों? आपका बच गया बी, भाग 2 5 से लेकर 11। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यही आपका आंसर है, बी जो है इसका आंसर है कि 5 से 11 तक जो है नागरिकता की बात की गई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं? ठीक है, बताने कि कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। क्या हम लोग को भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 14, 15, 20, 21, 24 प्राप्त है? क्या अनुच्छेद 15, 16, 20, 21, 24, 25 प्राप्त है? या भारतीय नागरिकों को केवल अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अनुच्छेद 15, उसके बाद में अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से अधिकार है। तो भैया मूल अधिकार के अंतर्गत केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? अनुच्छेद 15 क्या बात बोलता है कि भाई धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। 16 क्या बोलता है कि भाई लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। 19 क्या बोलता है? भाई इसके अंदर में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है। ठीक है, अनुच्छेद 29 क्या बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण होगा। 30 क्या बोलता है दोस्तों? अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु क्या करने की आज़ादी है? शिक्षण संस्थान खोलने की आज़ादी। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल क्या बोलता है? देखिए अभी सेम टू सेम इसी तरह का सवाल, बस शब्द बदल दिया है।
भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त है? ठीक है, तो कौन कौन से विदेशियों को मूल अधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए विदेशियों को कितने सारे मूल अधिकार प्राप्त है। ठीक है, 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, 1920, 21 राइट टू लाइफ, 21 एजुकेशन, तमाम अधिकार जो है उनको प्राप्त है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग ये सारे अधिकार। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है, यानी किस आधार पे आप नागरिकता भारत की नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्या आप वंशानुक्रम, पंजीकरण के द्वारा, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, या विदेशी नागरिक, दोहरी नागरिकता? तो भारत के अंदर दोहरी नागरिकता तो है नहीं, तो भैया हम जो है दोहरे नागरिकता के आधार पर या विदेशी नागरिकता के आधार पर भारत के अंदर नागरिकता नहीं ले सकते। ठीक है, तो फिर कौन कौन से आधार पर ले सकते हैं भारत में नागरिकता? जन्म से ले सकते हैं दोस्तों, वंशानुक्रम के आधार पर ले सकते हैं, पंजीकरण द्वारा रजिस्ट्रेशन करा के ले सकते हैं, देशीकरण द्वारा ले सकते हैं, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा ले सकते हैं। तो ये तमाम तरीके हैं जिससे कि भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल भी भाई मूल अधिकार है और उसको मैच करना है। ठीक है, तो करते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहले समानता का अधिकार, भाई समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 बोलता है। ठीक है भैया, स्वतंत्रता का अधिकार भैया ये कितने से कितने 19 से 22 बोलता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कब से कहाँ तक 23 से 24 बोलता है। धर्म की आज़ादी का अधिकार 25 से 28। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, सारे मैच कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक मूल अधिकार नहीं है? अब बताना है कि इसके अंदर से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो क्या समता का अधिकार भैया ये तो है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, नागरिकता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये ए बी डी तो है, लेकिन नागरिकता का अधिकार तो मौलिक अधिकार नहीं है, ये तो संवैधानिक अधिकार है ना। हमें पता है कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का अधिकार दे रखा है, लेकिन मौलिक अधिकार तो नहीं है। मौलिक अधिकार तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। ठीक है, हाँ एक बार रिवीजन कर ले कौन कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार हमारे पास कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भैया समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, आज़ादी का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की आज़ादी का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है दोस्तों? 6। पहले 7 हुआ करते थे। कितने अधिकार होते थे? 7। देखिए यहाँ से भी सवाल पूछ लेता। मूल संविधान में जो है 7वां मौलिक अधिकार क्या था? इसको बोलते थे संपत्ति का अधिकार। लेकिन अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है इसको मूल अधिकार की कैटेगरी से हटाकर क्या बना दिया गया? केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले 7 होते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? एलिमिनेट कर दिया गया, और तब से हमारे संविधान के अंदर केवल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? भाई कौन से बात है जो अनुच्छेद 19 के अंदर नहीं रखी गई है? ठीक है, तो देखते हैं। वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र ये तो है भैया। कोई भी वृत्ति करने का अधिकार, अपनी पसंद के धर्म पालन करने का अधिकार, ये थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है कि अपने पसंद के धर्म पालन करने का अधिकार, ये बात को तो कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता वाले के अंदर होना चाहिए। फिर उसके बाद में डी संगम तथा संघों को बनाने का अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है आपका सी। ये नहीं है दोस्तों, ये तो अब धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर आता है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? भैया कौन सा जो है ठीक से मैचिंग नहीं है? तो देख लेते हैं दोस्तों। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 ठीक है, अस्पृश्यता का अंत ठीक है, ये अनुच्छेद 17 ये भी ठीक है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 ये भी ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये गलत है दोस्तों, अनुच्छेद 32। याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की हृदय आत्मा किसने बोला है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला है। ठीक है, हार्ट एंड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। किसने बोला? बी आर अम्बेडकर जी ने बोला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान के क्या बोला? आत्मा और हृदय बताया है। ठीक है, कई बार सवाल पूछ लेता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बोलता है दोस्तों? व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? ठीक है, कि भाई 6 से 14 साल तक के बच्चे को जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया? क्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें द्वारा, या 52 द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है आपका 86वें संविधान संशोधन जो 2002 के अंदर हुआ था। ठीक है, हाँ, तो इसके तहत जो है इसको जोड़ा गया है। अगला सवाल क्या बोलता है दोस्तों? अगला सवाल आपका क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध, कि भाई भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 वो क्या बात करता है? तो हमें पता है दोस्तों 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? धार्मिक स्वतंत्रता की। ठीक है, हाँ, और जो समानता होता है वो
किसकी बात करता है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18। संपत्ति का अधिकार तो भैया वो मौलिक अधिकार रहा ही नहीं, ठीक है। अल्पसंख्यकों की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 29 से 30 की बात करता है। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का सेम रिपीट हो गया, इसका आंसर धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। देखते हैं आगे। अगला सवाल क्या है दोस्तों, भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? ठीक है, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, PIL। किसने शुरू किया था भारत के अंदर? तो ये आपका शुरू किया था PN भगवती जी ने। किसने शुरू किया था दोस्तों? PN भगवती जी ने, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा, PN भगवती जी को जो है PIL का जनक माना जाता है। अगला सवाल क्या बोलता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद किस में किया गया? किसके अंदर जो है राइट टू लाइफ की बात की गई है, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 21 के अंदर, ठीक है, 21 के अंदर दोस्तों कई सारे अधिकार आपको दिए गए हैं। राइट टू मैरिज, ठीक है, राइट टू लाइफ, राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, कई सारे अधिकार दिए गए, ठीक है। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भाई भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? भैया कौन है जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करता है? कि कौन प्रोटेक्ट करता है? क्या संसद पार्लियामेंट प्रोटेक्ट करती है? क्या राष्ट्रपति प्रोटेक्ट करता है? क्या मंत्रिमंडल प्रोटेक्ट करता है? या फिर जुडिशरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जुडिशरी। जुडिशरी इस तरह से करती है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो आप सीधे जुडिशरी के पास जा सकते हो और जुडिशरी उस पर क्या लेगी? एक्शन लेगी, ठीक है। समय समय पर जो जुडिशरी होती है जिसके अंदर भैया सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत क्या जारी करते हैं? रिट जारी करती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में अगला सवाल क्या बोलता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गिरफ्तारी व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? ठीक है, समय समय अभी ऊपर बात किया कि भैया जो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कई सारे जो है रिट्स वगैरह जारी करता है। जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग कई सारे रिट जारी करता है, ठीक है। तो कौन सा रिट जारी करेगा? अगर किसी व्यक्ति को जो है न्यायालय के सामने प्रस्तुत करवाना होगा, क्या परमादेश जारी करेगा, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट या बंदी प्रत्यक्षीकरण? तो इसका आंसर है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश देगा। यदि गिरफ्तारी व्यक्ति का तरीका कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक है तो गिरफ्तारी व्यक्ति को जो है छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। तो याद रखिएगा तमाम 4 आपके रिट होते हैं, ठीक है। हाँ, अगला सवाल क्या बोलता है दोस्तों कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसके अंदर रखा गया है? किस चीज़ के अंदर रखा गया है? क्या वो उद्देशिका के अंदर रखा गया है? क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर रखा गया है? क्या मूल अधिकार के अंदर रखा गया है? 7वीं अनुसूची। तो इसका आंसर है दोस्तों DPSP। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बनाया इसलिए गया ताकि राज्य जो है कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभा सके, ठीक है। हम चलो रिवीजन कर लेते हैं कि भाई जो DPSP है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में रखा गया है, भाग 4 के अंदर, ठीक है। अगला सवाल क्या बोलता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि उल्लेख कहाँ किया गया है? ठीक है, कहाँ बात की गई कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति बना के रखनी चाहिए और सुरक्षा बना के रखनी चाहिए? क्या यह बात जो है वो आपकी संविधान की उद्देशिका के अंदर रखी गई है? क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर रखी गई है? मूल कर्तव्य के अंदर रखी गई है? 9वीं अनुसूची के अंदर रखी गई? तो इसका आंसर है आपका DPSP के अंदर रखा गया इसको दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 51 के अंदर बात की गई है, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 जो है वो बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की, ठीक है दोस्तों। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी जो है दोस्तों मैचिंग का है, जो आपका DPSP है उसके अंदर मैच करना है अनुच्छेदों को, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 किसी बात करता है दोस्तों। फिर आता है अनुच्छेद 40, फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 42, फिर आता है अनुच्छेद 46। कई इंपॉर्टेंट अनुच्छेद वगैरह भी जो है पूछा जाता है, तो एक एक करके जो है डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, अनुच्छेद 36 बात करता है राज्य की परिभाषा की, केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, ठीक है। अनुच्छेद 40 बात करता है ग्राम पंचायतों के बारे में। अनुच्छेद 46 बात करता है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में, ठीक है। और अनुच्छेद 42 जो बात करता है मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका A, ठीक है, A हो जाएगा इसका आंसर। यानी जो जितनी भी चीज़ें सामने दे रखी हैं सब ठीक है। ये देखिए इसके सामने वाली चीज़ें बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 40 है, ठीक है। 40 याद रखिएगा, ग्राम पंचायतों की बात करता है। महात्मा गांधी ने जी इस पर बहुत फोकस किया था। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भाग 4A मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? हम लोग को पता है कि भैया भाग 4A में जो है
मूल कर्तव्य रखे गए हैं। ठीक है, 51 अनुच्छेद 51A के अंदर। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने जो है भारत के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई थी। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोगों ने जो है आपका कहाँ से लिया, कौन से देश से लिया दोस्तों? तो रूस से लिया है। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित की गई थी। इस समिति ने मूल कर्तव्यों के लिए एक नए प्रावधान को शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसे अंततः संविधान के 4A के अनुच्छेद भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया था। पहले ये 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिसके अंदर वही कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को जो है फ्री एजुकेशन देना है। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो अभी ऊपर ही हम लोगों ने बात की कि भाई जो 51 है वो बात करता है आपका मूल कर्तव्यों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? मूल कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये वीडियो इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगी दोस्तों। बस आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और आप लोगों को पक्का इससे सवाल फंसने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों अगर इस वीडियो से 2-3 नंबर 4 नंबर भी बढ़ेगा तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों। बस आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, हौसले कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बेहतर प्रिपरेशन की होगी। ठीक है, और इस बार आप लोग बिल्कुल एग्जाम फोड़ने वाले हैं। तो बस ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए।